हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रॉपर्टी आईडी के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। वर्चुअली किए गए संवाद के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अहम जानकारी दी, तो साथ ही प्रॉपर्टी आईडी का महत्व भी बताया। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में नगर निगम भी अपने कार्यों को ऑनलाइन करने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सके। इसी के तहत निगम ने प्रॉपर्टी आईडी का काम ऑनलाइन किया। आपको बता दें कि निगम क्षेत्र में हर मकान या प्लॉट की प्रॉपर्टी आईडी होना जरूरी है। इसके बाद ही सीवर और पानी के कनेक्शन जारी होते हैं। ऑनलाइन संपूर्ण दस्तावेज जमा करवाने की सूरत में 10 दिनों के अंदर निगम प्रशासन द्वारा आवेदनकर्ता की नई प्रॉपर्टी आईडी बना दी जाती है। हालांकि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर शुरुआत में बहुत सी दिक्कतें आईं, जिन्हें दूर करने का काम भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रॉपर्टी आईडी के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही प्रॉपर्टी आईडी की अहमियत को भी मुख्यमंत्री ने बताया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरह से जो भी दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने का काम किया जा रहा है। हमारी शहरी प्रॉपर्टीज उसकी भी कोई ना कोई पहचान बनाई जाए और उसको एक आईडी, एक पहचान ये दिया जाए। जो काम हमने हरियाणा में 2018 में शुरू किया, एक अनुमान के हिसाब से उस समय लगता था कि हमारी 42 लाख शहरी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जब गिनती प्रारंभ हुई और अंत में गिन करके जब हमने देखा तो 42 के बजाय 46 लाख प्रॉपर्टीज निकली। और उस 46 लाख में अगर उस दो भागों में बांटते हैं तो एक भाग है कि जो हमारी नियमित कॉलोनीज हैं, जो अप्रूव्ड एरिया है, उसमें 36 लाख प्रॉपर्टीज हैं, और जो अनअप्रूव्ड एरिया है, अनियमित है, और जिसको हम ये कहें कि जो कॉलोनियाँ ऐसे विस्तार होता गया बिना किसी योजना के, अवैध कॉलोनीज भी उसको हम कह सकते हैं, उसमें 10 लाख प्रॉपर्टीज हैं। इस काम को शुरू करने के लिए हमने एक कंपनी को काम दिया था। अब वो कंपनी पहली बार काम कर रही थी और ये काम भी हरियाणा में भी देश भर में सबसे पहले हमने शुरू किया। स्वाभाविक है, जब इतना बड़ा काम होगा तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कठिनाई, कोई समस्या भी हम पहले से सोचते भी थे और वो आई भी है। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ का जो हिसाब किताब, लेखा जोखा, उसके जो विवरण भरने की जो स्थिति थी, उसमें बहुत सी गलतियां पाई गई। और उन गलतियों को जब हमने पहचाना तो हमने उसका एक पहला काम किया कि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी आईडीज़ हैं, जो संपत्ति की हमारी पहचान की संख्या है, उनको सबको वेबसाइट पर डालें। हमने नवंबर 2022 में सभी प्रॉपर्टीज जो भी आईडी बनी थी वो आपके देखने के लिए, अवलोकन के लिए हमने वेबसाइट पर डाला था। और ये भी कहा था कि आप लोग स्वयं सत्यापित करें, और स्वयं सत्यापित करने के बाद हमारे पास अगर डाटा आएगा तो हम उस हिसाब से आगे काम करेंगे। उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी गति हमको नहीं मिली, तो कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं उन्होंने ही स्थापित किया, बाकी लोगों ने उसको छोड़ दिया। बल्कि हाँ, जिनकी गलत प्रॉपर्टी थी उनकी शिकायतें, उनकी आपत्तियां ये दर्ज होने लगी, तो उसमें भी बड़ी संख्या में लगभग 8.5 लाख, अगर ठीक मैं कहूं तो 8,49,000 ये आपत्तियां हमारे पास आई। और उस 8,49,000 में से हमारे डिपार्टमेंट ने 5,77,000 आपत्तियों को और ठीक किया। और इन ठीक करने के बाद उस समय एक प्रावधान किया कि जिसमें विवरण ठीक नहीं है उसको रिजेक्ट करते थे। बाद में ध्यान में आया कि रिजेक्ट करने से भी समस्या का हल नहीं होगा। हमने उसके बाद उसको वापस आपके पास भेजना शुरू किया कि आप उस विवरण को ठीक करें। अब आगे से किसी प्रकार का रिजेक्शन नहीं होगा। जो भी आपत्ति होगी, ठीक होगी तो उसको अप्रूव किया जाएगा। अगर आपत्ति ठीक नहीं है और आपकी ओर से कोई उसमें जानकारियां कम दी गई हैं तो आपको वापस भेजा जाएगा, ताकि आप उसको ठीक करके दोबारा से भेजें। अब ये जब शिकायतें बढ़ी तो हमने उसके लिए एक और विशेष काम किया कि कैंप्स लगाने शुरू किए। और अभी पिछले दिनों में शनिवार और रविवार के दिन 2 दिन के जो कैंप लगाए थे, उसके अंदर भी 20,000 से लगभग ये शिकायतें हमको प्राप्त हुई। लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि उन 20,000 में से हमारे विभाग के लोगों ने उसी समय हल की। धीरे धीरे 3 दिन में, 4 दिन में और भी जो संभावना थी हल करने की वो सब की, और 19,000 लोगों की आपत्तियां और उसके अंदर ठीक हुई हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप सब लोगों को भी जो हमारे साथ टेलीफोन से जुड़े हुए हैं, मेरी बात को वैसे तो सभी नागरिक सुन रहे हैं,
लेकिन टेलीफोन से भी उन 19,000 लोगों को जोड़ा गया है, जिनसे बाद में मैं बातचीत करके भी और आपसे जानकारी लूँगा। तो इस प्रकार इस काम को जब ध्यान में आया कि एक बहुत बड़ी त्रुटि रही है, तो मैंने स्वयं उसको निगरानी करनी शुरू की है और स्वयं निगरानी करने के बाद एक संकल्प लिया है कि आने वाले 1 महीने में हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक कैंप लगाकर, अधिक से अधिक ऑनलाइन सिस्टम को आपसे जानकारी लेकर और हम इन आपत्तियों को दूर करके और आपका जो आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, उसको दुरुस्त करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी से हमारी प्रॉपर्टी की पहचान बनेगी। वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति चाहे वैध कॉलोनी में है चाहे अवैध कॉलोनी में है, हर प्रॉपर्टी को एक नंबर मिलेगा। कोई भी व्यक्ति को ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी कॉलोनी अवैध कॉलोनी इसलिए प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनेगी। प्रॉपर्टी आईडी हर एक की बनेगी। कोई मकान अगर कई मंजिला भी है तो हर मंजिल की भी अलग प्रॉपर्टी आईडी होगी। जिसका मालिक अलग है उसकी प्रॉपर्टी आईडी भी अलग होगी। यदि कोई प्रॉपर्टी बट जाती है, उसको 2 भागों में बांटते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी भी 2 हिस्सों में और ये बनाई जाएगी। आगे तो हम विचार कर रहे हैं कि जब भी कोई नई कॉलोनी बनती है, चाहे हमारा डिपार्टमेंट शहरी विकास, हमारा जो प्राधिकरण है हरियाणा HSVP, तो ऐसा जो HSVP के सेक्टर बनेंगे, प्रारंभ में भले ही उनके एकड़, जब रॉ लैंड है तो उनके एकड़ के नंबर होंगे, उसका किला नंबर होगा, उसका एक एरिया होगा, लेकिन जब प्लॉट काट करके बेचने होंगे उनको, तो वो प्लॉट काट के तभी बेच पाएंगे जब हर प्लॉट की पहले से प्रॉपर्टी आईडी बना लेंगे। इसी प्रकार कोई डेवलपर भी अगर मकान बना करके बेचेगा तो बेचने से पहले जितने मकान बने हैं उन क्रमांक के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी आईडी पहले बनाएगा। बाद में अगर किसी को बेचता है तो बेचने के बाद जो ओनरशिप जिसकी होगी उसका नाम उसमें बदल जाएगा। इसको बहुत स्मूथ एक सिस्टम बनाने वाले हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ भी इसको जोड़ेंगे। प्रॉपर्टी आईडी को खरीदार और बेचने वाला जब तहसील के अंदर जाएगा उसके साथ भी इसको जोड़ेंगे, ताकि आपकी आने वाली कठिनाइयाँ, जो आज तक कभी भी कोई भी व्यक्ति झगड़ा कर बैठता था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये उसकी है, कभी भी कोई अपने प्लॉट के एरिया के बाद एनक्रोचमेंट भी करता था, पड़ोसी शिकायत करता था, कभी हमारी जमीन पर दूसरा आदमी कब्जा कर लेता था, बाद में उसकी निशानदेही करानी पड़ती थी, तो बहुत से झगड़े और इसमें से उत्पन्न होते थे। अगर एक जानकारी मैं आपको दूं तो आज के समय में अगर हम अपने न्यायालयों की जांच करें, जितने भी झगड़ों की संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा झगड़े, सबसे ज़्यादा लिटिगेशन जमीनों के विषयों को लेकर के हैं। तो हमारा अगला जो लक्ष्य है, अपना टारगेट है, उसमें जमीनों के झगड़े, चाहे वो रिहायशी जगह के हों, चाहे वो हमारे औद्योगिक प्लॉट्स के हों, चाहे हमारे एग्रीकल्चर लैंड के हों, जमीनों के झगड़े कैसे समाप्त हों, या उस जमीन में कभी भी हमको अपनी पैतृक संपत्ति के बंटवारे के नाते भी जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हम कैसे समाप्त करें। इसके लिए बहुत बड़ा एक काम है जिसको हमने करने के लिए साथ लिया है। हरसक जैसी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें काम कर रही है। शहरों में ही नहीं तो हम ये गाँव में भी कर रहे हैं। गाँव में जैसा हमको पता होगा कि लाल डोरा के अंदर पहले रजिस्ट्रियाँ नहीं होती थी, अब हमने लाल डोरा में भी रजिस्ट्री कराने के लिए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा है, राजस्व विभाग को, कि वो भी सबकी रजिस्ट्रियाँ करके दें, ताकि उस लाल डोरा क्षेत्र के अंदर भी हम उसके मालिक बन सकें, रजिस्ट्री हमारे हाथ में आ जाए। तो रजिस्ट्री जब हमारे हाथ में होगी, निश्चित रूप से ही हम उसके एक मालिक बन जाएंगे, और मालिक बनने के बाद किसी को भी बेच सकते हैं, उसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। हमको बैंक से भी कहीं लोन लेना है तो लोन भी लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो विषय है, ये शुद्ध एक प्रकार का टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित एक गवर्नेंस का एक विषय है। जो आज तक काम मैनुअल काम होते थे, मानवीय हस्तक्षेप से होते थे, उसमें बहुत सा भ्रष्टाचार भी चलता था। अब धीरे धीरे उसको सबको समाप्त करेंगे। मैं फिर से वही बता रहा हूं आपको कि इस सारे विषय में कठिनाइयां बहुत आएंगी। उन कठिनाइयों को दूर करने का काम हमारा है। हमने ये संकल्प लिया है कि जब तक एक एक चीज, एक एक कठिनाई इसकी दूर नहीं हो जाती है, तब तक मैं स्वयं इसको मॉनिटर करूंगा और आखिरी दम तक मॉनिटर करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो संपत्ति आपकी है उसका 1 इंच जमीन का भी आपको कहीं नुकसान नहीं होगा। आपकी संपत्ति आपको मिलेगी, आप उसके मालिकाना हक उसका लेके रहेंगे। और इस नाते से इस काम को आगे बढ़ाने में यदि कोई आपको कठिनाई भी हुई है, तो मैं समझता हूं कि नया जब काम होता है तो उस नए काम के करने में स्वाभाविक है कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ, चाहे वो विभाग हो, चाहे आप और हम हो, कहीं ना कहीं कमी उसमें कठिनाई रह जाती है।
तो इस कठिनाई कमी को दूर करने के लिए हमने ये जो प्रॉपर्टी आईडी का विषय शुरू कराया है, हरियाणा के सभी 88 शहरों में इसके कैंप लगाए जाएंगे। जितने कैंप में आप लोगों को जो सुविधा मिली है, बहुत अच्छा परिणाम निकला है कि इन 2 दिनों में 20,000 प्रॉपर्टीज़ की शिकायतें हमको मिली, जिसमें से विभाग ने 19,000 प्रॉपर्टीज़ का रिजॉल्व कर दिया, हल निकाल दिया। 1,000 मात्र बची हैं। हो सकता है उस 1,000 में कोई कमी रही हो, कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, वो भी सब आपको यानी एक प्रकार से बताया जाएगा। जो काम आपके करने का आप करें। एक विभाग को मैं ज़रूर निवेदन कर रहा हूँ कि हम जब किसी प्रॉपर्टी आईडी के बाद उसका आगे एनओसी या एनडीसी, नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, उसका सबका एक लिस्ट हम अपने सभी जितने कार्यालय हैं स्थानीय निकाय के, उन सब में चिपका कर रखें। आम आदमी को भी पता होना चाहिए कि एनडीसी लेने के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ऐसे ही तहसीलों में रजिस्ट्री कराते समय भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारे भी वहाँ हम राजस्व विभाग के माध्यम से वहाँ चिपका के रखेंगे, ताकि लोगों को पता लगे कि इस डॉक्यूमेंट के कारण से मेरी रजिस्ट्री रुकेगी। अब इन सब बातों को करने के पीछे उद्देश्य ये है कि हम लोग जो हमारी अवैध कॉलोनी बनाने का जो एक प्रचलन हो गया था, उसको समाप्त कैसे करें, और समाप्त करके हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सही और एक प्रकार की नियमित तौर पर वो रहे, कभी कल को कठिनाई हमको ना आए। अनियमित कॉलोनियों का प्रचलन बंद करने के लिए हमें थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ी है कि अनियमित क्षेत्र के अंदर अब रजिस्ट्रियां बंद करनी पड़ी। रजिस्ट्री बंद करने के बाद अब ये भी अच्छा लग रहा है कि अब अनियमित कॉलोनियां यानी प्राय आगे नहीं बढ़ रही हैं। हाँ, पिछली जो अनियमित कॉलोनियां हैं उनको नियमित करने का भी हमने एक अभियान चलाया है, चाहे हमारा स्थानीय निकाय विभाग हो अथवा टाउन कंट्री प्लानिंग हो। अभी तक 2000 कॉलोनियों की और नियमित करने के प्रार्थना पत्र ये हमको मिल चुके हैं। इन 2000 में हमारा स्टाफ, हमारे इंजीनियर्स सब उसके अंदर अप्रूव करने के लिए उसका सर्वे कर रहे हैं, और बहुत जल्दी, जैसे हमने 2016 में लगभग 700 के आसपास कॉलोनीज को अप्रूव किया था, ऐसे ही इस वर्ष में 1000 से ऊपर कॉलोनीज जरूर नियमित होंगी। धीरे धीरे अब जैसे जैसे नियम उनका सर्वे होता जाएगा, सर्वे के बाद हम सब कॉलोनी को अप्रूव करेंगे। अभी तक एक शर्त थी कि हर कॉलोनी जिसको नियमित करना है उसका आरडब्ल्यूए का कोई ना कोई स्वरूप होना चाहिए। आज से मैं ये घोषणा करता हूं कि हम आरडब्ल्यूएस की आवश्यकता नहीं रहेगी। कॉलोनी का यदि एक व्यक्ति भी और कोई आकर के अपनी एप्लीकेशन देता है कि हमारी कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, उसको अप्रूव किया जाए, उसका भी सर्वे कराया जाएगा, और सर्वे करा करके और हम आगे बढ़ेंगे। इन सब बातों को करते समय एक बात ज़रूर आपको मैं कहना चाहूँगा कि कई बार इस प्रोसेस में गलती हो जाती है। गलती होना कई बार मनुष्य के हाथ में नहीं होता, लेकिन गलती और गलत इसमें बहुत थोड़ा अंतर है। गलती और गलत में भले ही ई की मात्रा का अंतर है, लेकिन इसके अंदर बड़ा जो अंतर होता है वो होता नियत का। हमारी नियत गलत करने की नहीं है। हम किसी भी तरीके से हम आपको सुविधा पहुंचाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, और इस पर काम करते हुए पूरी निगरानी से इस काम को किया जाएगा। अभी विश्लेषण करते समय ध्यान में आया कि बहुत से प्रॉपर्टी होल्डर्स जो उन्होंने अपना रिकॉर्ड दिया हुआ है म्यूनसिपैलिटीज़ में, वहाँ उनका एड्रेस, नाम, पिता का नाम ये तो हैं, लेकिन कईयों में फ़ोन नंबर्स नहीं हैं। मैंने आज ही विभाग को निर्देशित किया है कि फ़ोन नंबर इकट्ठा करने के लिए जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ घर में जा कर के उनके चाहे फ़ोन नंबर लेकर के आएँ, चाहे फैमिली आईडी लेकर के आएँ, लेकिन एक बड़ी फोर्स लगभग 1000 आदमियों की अगले 1 महीना काम करके, और ऐसे जिनके फ़ोन नंबर्स नहीं हैं उनका घर घर जाके सर्वे करके उनको फ़ोन नंबर्स लाएंगे, ताकि आपको इन सब कामों के लिए आगे कोई भी चीज़ कठिनाई उसमें ना आए। तो इस प्रकार से इस काम को करने में हम लोग आगे बढ़ें, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी समस्या को झेलते हुए, इसका हल करते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं। 1 महीने के बाद ये सब समस्याएं हल हो जाएंगी, ताकि जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी है प्रॉपर्टी आईडी बन जाए, और जिसकी आईडी बन गई उसको अगर कहीं उस जमीन का व्यवहार करना है, बेचना खरीदना है, तो उसको एनडीसी का एक सर्टिफिकेट मिल जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग से जब कॉलोनी हमारी अप्रूव हो जाएगी तो उनको एनओसी मिल जाए, तो एनओसी एनडीसी मिलने के बाद हम अपनी ज़मीन का व्यवहार कर पाएंगे। तो भले ही आज तक इन चीज़ों का ध्यान नहीं किया गया था, लेकिन बदलते हुए इस युग में हमें जैसे हर एक चीज़ को
बहुत एक सिस्टमेटिक करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हमारी इस प्रॉपर्टी के कारण से जो कठिनाइयाँ हमें आ रही हैं वो उनको ना आए। इस उद्देश्य को लेकर के इस काम को हम कर रहे हैं। अब लोगों को नई प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ऑनलाइन कर दिया जाता है और नई प्रॉपर्टी आईडी आसानी से बन जाती है। साथ ही अब संपत्तियों का ब्यौरा भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसका सत्यापन स्वयं प्रॉपर्टी के मालिक के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जो भी आपत्तियां लोगों के द्वारा दर्ज करवाई जा रही हैं, उनको दूर करने का काम चल रहा है। वहीं हरियाणा में इन दिनों सूरजमुखी की खरीदारी चल रही है। पूरे देश में सबसे ज्यादा भाव पर सूरजमुखी हरियाणा सरकार की तरफ से खरीदा जा रहा है। इसी समय भी हरियाणा में सूरजमुखी की रिकॉर्ड खरीदारी हुई है, जिसकी जानकारी हैफेड के चेयरमैन की तरफ से दी गई है। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है। हर तरह से किसानों को राहत देने का काम मनोहर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। चाहे वो किसानों को समय से उनकी फसल के भुगतान का विषय हो या फिर उनकी फसल की खरीदारी की बात हो। हरियाणा में इन दिनों सूरजमुखी की खरीदारी चल रही है। पूरे देश में सबसे ज्यादा भाव पर सूरजमुखी हरियाणा की सरकार की तरफ से ही खरीदा जा रहा है। इस समय भी हरियाणा में सूरजमुखी की रिकॉर्ड खरीदारी हुई है। प्रदेश में पहली बार हरियाणा राज्य सहकारी वितरण एवं आपूर्ति विपणन प्रसंग यानी हैफेड सूरजमुखी की खरीद कर रहा है। 14 जून को सरकार ने किसानों की मांग पर सूरजमुखी का दाम और बढ़ा दिया था। अब इसके साथ ही प्रदेश में 6400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सूरजमुखी की खरीद हो रही है, जो अन्य राज्यों की तुलना में 1500 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। हैफेड के अध्यक्ष कैलाश भगत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र जिले की 6 मंडियों में सूरजमुखी की खरीद का कार्य चल रहा है। हैफेड द्वारा अब तक कुरुक्षेत्र की मंडियों से 14,633 मीट्रिक टन और अंबाला की मंडियों में 6,419 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद की जा चुकी है। हरियाणा में सूरजमुखी का दाम पहले 4800 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे बाद में 5000 रुपए कर दिया गया। हैफेड चेयरमैन ने बताया कि हैफेड द्वारा सूरजमुखी बीज की खरीद पहले 4800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से शुरू की गई थी और अब ये 5000 रुपए प्रति क्विंटल की दर की हिसाब से खरीदी जा रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार किसानों को 1400 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई योजना की राशि भी दी जा रही है, जिसके बाद सूरजमुखी का दाम 6400 रुपए प्रति क्विंटल हो जाता है। हर तरह से किसानों के हित में काम किया जा रहा है। हैफेड का काम है जिमीदार की कोई भी फसल यदि कम रेट में बिक्री हो तो मैं उनके लिए उनकी मदद करूं और उनको एक अच्छा रेट दिलवाने का काम करूं। आपने देखा है कि हमने जीरी के अंदर जो रेट पूरे हरियाणा प्रदेश में दिए, जब से हरियाणा प्रदेश बना था आज तक ये रेट कभी नहीं मिले थे। सूरजमुखी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4000 रुपये में बिक रही है। हमने 4000 को देखते हुए हैफेड ने अपने जिम्मेदार को कुछ रेट ठीक मिले, हमने 4800 रुपये का रेट जो है वो स्टार्ट किया और उसमें जिम्मेदार बहुत खुश होकर बेच रहा है। जो गवर्नमेंट दे रही है वो एक अलग है। हैफेड अपने बिहाफ के ऊपर जो कमर्शियल खरीद कर रही है उसमें हमने जिम्मेदार की पूरी जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते थे उतने करने का काम किया। हमारी हैफेड की तरफ से पूरी कोशिश है कि जिम्मेदार की कोई भी फसल जो नीचे रेट में बिकती हो, मेरा जो काम है उसकी मदद करने का है और कोई आड़तियों की किसी तरह की कोई समस्या हो तो उस समस्या का समाधान करना है। तो मेरे हिसाब से मैंने इतनी मंडियां की हैं, यदि कोई छोटी छोटी कोई भी समस्या थी, कोई मंडी मेरी ऐसी नहीं कह सकती जो मौके पे समाधान नहीं कर दिया। उनका मौके पे ही उस चीज़ का हाँ करवाया और आज उसी लिए मैं बता रहा हूँ
कि हमने 4000 रुपये के रेट को देखते हुए कि पूरे हिंदुस्तान में किसान की सूरजमुखी 4000 रुपये बिक रही है, हमने उसको 4800 रुपये देने का काम हैफेड ने किया, क्योंकि हैफेड के पास एक मिलिंग प्रोसेस करके यदि 4000 वाले को जो पड़ता होगा हैफेड को भी वही पड़ता होगा, वो 300-400 रुपये ज़्यादा यदि कोई मार्जिन कमाता होगा, तो हमने भी यही सोच के काम किया कि इसमें यदि हमारे को थोड़ा नुकसान भी हो जाता है तो जिम्मेदार के लिए वो हमारा फर्ज है, उस फर्ज को तू अदा कर। मैंने तो उसको अदा किया। सरकार किसानों के हित में किस तरह से कदम उठा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसान जहां पहले सूरजमुखी की फसल को लेकर चिंतित थे, वहीं मुख्यमंत्री ने 11 जून को सूरजमुखी के किसानों को बड़ी राहत देते हुए एक और बड़ी घोषणा की थी। हरियाणा के किसान को हो, तो हरियाणा के किसान के लिए सबने योजनाएं बनाई हैं, बल्कि जैसे मैंने कहा कि ये जो सूरजमुखी का मामला थोड़ा सा यहाँ संकट इस वक्त आया है, तो मैं एक योजना बनाई है, कल ही बैठ के बनाई है, आज उसकी मैं घोषणा कर रहा हूँ कि सूरजमुखी का जो सीड है, इसका तेल बनता है, इसका घी बनता है। हमारे हरियाणा में कोई कारखाना अभी इसका नहीं है। हैफेड के लोगों ने तय करके मुझे बताया है कि अब योजना बना करके वो शाहबाद के एरिया में ही, कुरुक्षेत्र जिले में ही कहीं भी 4 एकड़ जमीन पर और एक सूरजमुखी का जो बीज है उसमें तेल बनाने का जो कारखाना वो लगाएंगे, जिसकी क्षमता 20,000 मीट्रिक टन ये हर साल की होगी। होती है कि हम अगर भाव पर खरीदते हैं तो आसपास के प्रदेश, इधर राजस्थान, उधर पंजाब, वो भी अपनी फसलें खुद नहीं खरीदते, बल्कि हमारे यहाँ ला करके बेचना शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी सूरजमुखी का जो एक आप लोगों ने सुना होगा, पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। सूरजमुखी हमारे यहाँ 4200 पर टन पर क्विंटल ये बिक रही थी, जबकि एमएसपी 6400 है। हमने अपने किसान को लाभ देने के लिए घोषणा की कि 1000 रुपया भावांतर भरपाई अभी तय किया है, आगे बढ़ाने की गुंजाइश भी हमने रखी है। साथ में मार्केट में भी हमारा जो हैफेड पीएसयू है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग हैफेड नाम से खरीद करता है, उनको भी कहा वो भी अब खरीदते हुए 4800 रुपये पर खरीद रहे हैं। हो सकता है कल को रेट और बढ़ाने के लिए भी वो आगे बढ़ जाए, जबकि पंजाब में आज भी इस समय भी वहाँ जो बिक्री हो रही है 4100-4200 रुपया प्रति क्विंटल आज भी पंजाब में बिक रहा है। मेरे पास 9 और 10 तारीख की उनके जेजे फॉर्म की कॉपियां आई है मेरे पास। हम कहा 5800 तो गारंटी हो ही गई, 5800 के बाद 5900, 6000, 6100, 200, 300, 400 कहीं तक भी जा सकते हैं। चाहे मार्केट भाव बढ़ेगा, नहीं तो हम जो है भावांतर भरपाई में पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन अपने किसान का पूरा ध्यान रखेंगे। ऐसे ही बाजरा हम पूरा खरीदते हैं या भावांतर भरपाई में पैसा देते हैं, राजस्थान के लोग समझ लेकर के हमारे यहाँ उठा के ले आते हैं। वहाँ आज भी 1200-1300 रुपए क्विंटल से ऊपर बाजार नहीं है। तो भाई वो हमको अपने हरियाणा के किसान को लाभ पहुंचाना है। हमारा पैसा, इस प्रदेश के किसान का पैसा ये दूसरे प्रदेशों को ना जाए, इसकी चिंता करना तो हमारा काम है कि नहीं है। किसानों की हर चिंता को दूर करने का काम हरियाणा की मनोहर सरकार कर रही है। किसान आज बिना किसी चिंता के अपने खेतों में मेहनत कर रहा है और हरियाणा सरकार की मदद से उसका उचित फल भी किसानों को मिल रहा है। इन्हीं प्रयासों की वजह से आज हरियाणा कृषि प्रधान राज्य के तौर पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।